सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेंद्र। तो सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ने के बाद अब बारी है चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स को पढ़ने की। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर पॉलिनोमियल्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा। एक टर्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ते हैं, देखिए अलजेब्रा में भी दो वर्ड्स होते हैं, दो टर्म होते हैं। एक होता है आपका कांस्टेंट और एक होता है आपका वेरिएबल। तो इन दोनों को पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो कांस्टेंट का मतलब होता है रिमेन्स सेम, यानी जो चीज़ कभी बदले ना, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी ही रहे, उसमें जरा सा भी चेंज ना हो। ठीक है। और वेरिएबल का मतलब होता है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, वेरिएबल जो है वो वेरी से बना है। वेरी मीन्स होता है चेंज, है ना, यानी चेंज, यानी वो चीज़, ऐसी चीज़ जो कि चेंज होती रहे अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग वैल्यूज, है ना। तो कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ जैसी रहे वैसी ही रहेगी किसी भी सिचुएशन में। लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या है कि सिचुएशन बदलने के साथ साथ वो चीज़ भी बदलती रहेगी, है ना। जैसे अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो जैसे अगर हम बात करें कोई एक पर्टिकुलर ईयर में, है ना, जैसे एक साल होता है 1 ईयर में, तो 1 ईयर में होते हैं आपके 12 मंथ्स, है ना। 1 ईयर में होते हैं आपके 12 मंथ्स। तो अगर 1 ईयर में आपके 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, तो हम अगर ये जो आपका चल रहा है 2023, है ना, अगर इसमें देखें तो इसमें भी आपके 12 मंथ्स रहेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर 24 में देखें तो उसमें भी 12 मंथ रहेंगे, है ना। आगे 25 में उसमें भी इतने ही मंथ रहेंगे, यानी आगे जितना भी जाते जाएं सब में आपके क्या होंगे? 12 मंथ्स ही मिलेंगे। तो यानी अगर कहा जाए कि ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉन्स्टेंट, है ना। मतलब कि क्योंकि क्या है कि जो मंथ्स हैं वो हर एक पर्टिकुलर ईयर में कितने ही हैं? 12 ही हैं। तो यानी उसकी जो वैल्यूज है, उसके जो नंबर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, 12 के 12 ही है, किसी भी ईयर की बात करें तो ये होता है कांस्टेंट, कि ये जो है ये नंबर ऑफ मंथ जो है वो हमारे कांस्टेंट है। ये नहीं किसी ईयर में 12 हो, किसी में 10 हो, किसी में 13 हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट का एग्जाम्पल, कि जो चीज़ जैसी है हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में वो वैसी ही रहे, ठीक है। और अगर वेरिएबल की बात करें, अगर वेरिएबल का एग्जांपल दें तो देखिए, जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, है ना, मान लीजिए अभी आप क्लास 9th पे हो, ठीक है, आपकी क्लास 9th है, हो सकता है क्लास 7th में आपके मैथमेटिक्स के मान लीजिए 100 में 78 मार्क्स आए हों, ठीक है। फिर क्लास 8th में हो सकता है आपके 85 आए हों, ठीक है। अब हो सकता है अब जो 9th का एग्जाम दो उसमें हो सकता है आपके 90 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा, तो मतलब क्या हो रहा है कि क्लास 7th में आपके इतने मार्क्स थे, 8th में इतने मार्क्स, 9th में इतने मार्क्स, फिर आगे फिर चेंज होंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर ईयर में आपको सेम मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ चेंज रहता है, भले ही एक दो नंबर का आगे पीछे हो, कुछ भी हो, है ना। लेकिन कहने का मतलब कि जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, जो मार्क्स है वो आपके चेंज हो रहे हैं। तो ये जो आपके मार्क्स हैं ये आएंगे वेरिएबल ही कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि ये हर पर्टिकुलर ईयर में आपके चेंज हो रहे हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हो गया आपका वेरिएबल और ये हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स में बात करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करें, तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? तो देखिए, जितने भी आपके नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में, जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सभी के सभी होते हैं यहाँ पे कांस्टेंट। यानी जहाँ पूरी मैथमेटिक्स में जहाँ कहीं भी कांस्टेंट का जिक्र होगा तो वहाँ पे समझ लीजिए आपके मैथमेटिकल न्यूमरल्स की बात कर रहे हैं, यानी न्यूमरल्स की या नंबर्स की बात कर रहे हैं। जितने भी आपके नंबर्स हैं वो चाहे होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, कोई से भी, यानी जितने भी आपके नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स की बात करें तो यानी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कोई नंबर, जैसे 10 है आपका ये 10 है, ठीक है, तो 10 ही रहेगा, 10 तो बदलेगा नहीं, है ना, 10 तो 10 ही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। अगर 100 है
तो 100 ही रहेगा, किसी भी सिचुएशन में इसको बदल नहीं सकते आप। 100 को आप 92 नहीं बोल सकते और 90 नहीं बोल सकते, है ना। तो या अगर माइनस का 25 है तो -25 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी आपके न्यूमरल्स हैं, मैथमेटिक्स जितने भी नंबर्स हैं, वो सभी के सभी आपकी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो बस इतना समझना है, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए जैसे अगर कोई ट्राइंगल है, कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, ठीक। अगर इसको हम नाम दे, इस एंगल का जो मेजरमेंट है अगर x डिग्री है, इसका y डिग्री है, इसका z डिग्री है, ठीक है। और ऐसे एक और ट्राइंगल है, मान लीजिए राइट एंगल है, ठीक है, ये PQR है, ये आपका x डिग्री है, ये आपका y डिग्री है और ये आपका z डिग्री है, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे जो ये एंगल है यानी जो x है, ये आपका मान लीजिए आ गया 30 डिग्री, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री, यानी जो x की वैल्यू है वो आपकी 30 है, x की वैल्यू 30 है। और ये क्या है, आपका राइट ट्रायंगल है। अब राइट ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल का मतलब क्या, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये x की वैल्यू जो है वो राइट एंगल मतलब 90, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 90 होगी। और यहाँ पे क्या है आपका 30 डिग्री। यहाँ पे जो y है हो सकता है ये आपका क्या हो 70 डिग्री हो, y आपका यहाँ पे 70 हो, और यहाँ पे जो y है हो सकता है आपका 55 हो, ऐसे z यहाँ पे कुछ हो, z यहाँ पे कुछ हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक सिचुएशन थी, ये एक सिचुएशन थी, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था। तो दो सिचुएशन हमने अलग अलग ली, ठीक है। और वहाँ से क्या हुआ कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं x, y और z की, वो सिचुएशन बदलते ही उनकी वैल्यूज़ बदल गई। x 30 से 90 हो गया, y 70 से 55 हो गया, ऐसे ही z भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या कि जैसे कांस्टेंट में था कि सिचुएशन बदलने के साथ साथ वो चीज़ ना बदले तो वो होती कांस्टेंट। यानी अगर 10 एक जगह है तो 10 दूसरी जगह भी रहेगा, 10 तो 10 ही रहेगा ना। कहने का मतलब है कि 10 तो 10 ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो x था ये x 30 था, लेकिन यहाँ पे वही x क्या है वो 90 हो गया। वही y यहाँ पे 70 था, वही y यहाँ पे क्या 55 है ना। तो ये चीज़ें इसे बोलते हैं वेरी करना, इसे बोलते हैं चेंज होना। किसी सिचुएशन बदलने के साथ ट्रायंगल बदलते ही x और y और z की वैल्यूज बदल गई। तो इसलिए यहाँ पे जो x, y और z हैं ये आपके वेरिएबल्स कहलाए जाएंगे, ये आपके क्या होंगे वेरिएबल्स होंगे। और वैसे भी जो मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से डिनोट किए जाते हैं। और मोस्टली जो x, y और z हैं यही आपके वेरिएबल्स में काउंट किए जाते हैं। यानी जहाँ भी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे x, y और z से डिनोट करते हैं। तो ये जो x, y, z हैं यही आपके होते हैं वेरिएबल्स, की सिचुएशन बदलने के साथ साथ उनकी वैल्यूज भी बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो यानी कांस्टेंट जो होते हैं हमारे नंबर्स, और वेरिएबल्स जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, है ना। मोस्टली एक्स वाई जेड। जब इन तीन से भी काम नहीं चलता, चौथे की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे फिर और भी ABC वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है आपका एक्स, वाई और जेड ही चलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, है ना, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए जो कांस्टेंट और वेरिएबल है इन्हीं दोनों को मिलाकर ही हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, तो अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, डेफिनेशन आपको रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक, इस टर्म एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी ये हो गई आपकी डेफिनेशन, एक शॉर्ट डेफिनेशन, ठीक है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो यानी कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन
है ना, ऐसा कनेक्शन, मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हो, किससे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से, है ना, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे जैसे मान लीजिए कांस्टेंट हमने उठा लिया, मान लीजिए हमने 7 उठा लिया, ठीक है, तो कांस्टेंट जो हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया आपका, मान लीजिए हम 7 रख रहे हैं, ठीक है, और वेरिएबल हो गया आपका, वेरिएबल मान लीजिए हम लेते हैं x, ठीक है। तो अगर हम 7 इंटू एक्स करें तो क्या आएगा आपका 7x, ये आपका 7x। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा करते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं AE, AE लिखते हैं, जहां भी AE लिखेंगे समझ लीजिए कि वो आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 7x हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम वेरिएबल ले लें, अगर इसकी हम कोई पावर रख दें, मान लीजिए इसकी पावर हम 4 रख दे रहे हैं, ठीक, उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करें x टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 7x टू द पावर 4। तो ये भी हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ ना, देखिए ये क्या था कांस्टेंट और ये था वेरिएबल, और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन जो कि क्या है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। अगर वेरिएबल हम y लेते हैं, अगर हम y लें या y स्क्वायर लें, अल्फ़ाबेट कांस्टेंट चेंज कर दें, मान लीजिए हम 10 ले लें, ठीक है, फिर अगर हम 10 इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा 10y स्क्वायर, ये भी आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हो, अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, ये क्या है, ये अभी सिर्फ आपका एक वेरिएबल था, यहाँ भी एक वेरिएबल था। अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, यानी अगर हम 7x टू द पावर 4 10y और 10y स्क्वायर, ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है, इसको भी अगर हम कनेक्ट करके लिख दें तो ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बन जाएगा। यानी इसके बीच में अगर हम प्लस लगा दें या माइनस लगा दें तो भी ये आपका बन गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो ये होता है। अच्छा, जो यहाँ पे हम पावर्स ले रहे हैं, यहाँ पावर 1 लिए थे, यहाँ 4, यहाँ 2, ठीक है। अगर हम पावर कोई फ्रैक्शन में कर दें, अगर हम पावर फ्रैक्शन में कर दें, मान लीजिए x है, x टू द पावर हम 3/2 कर दें, ठीक है, अगर हम 3/2 कर दें और कांस्टेंट मान लीजिए हम 12 ले रहे हैं, तो 12 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, तो ये क्या आएगा 12x रेज टू द पावर 3/2। तो ये भी आपका होगा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी पावर फ्रैक्शन में है तो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। अगर हम पावर नेगेटिव में ले लें, x टू द पावर -5, नेगेटिव में भी हो और फ्रैक्शन में भी हो, -5/3, तो ये हो गया 14x टू द पावर -5/3, तो भी ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी पावर कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे क्या थे आपके नेचुरल नंबर्स थे, ये आपका फ्रैक्शन हो गया, ये आपका मतलब यहाँ पे आपके इंटीजर्स थे, ये आपके फ्रैक्शंस हो गए, नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो गए, तो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल की पावर ये नहीं कि सिर्फ इंटीजर है, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। यानी अगर इसको ओवरऑल बोले कि जो हमारी वेरिएबल है उसकी पावर रेशनल नंबर हो सकती है। यानी अगर इन शॉर्ट लिखें कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है हमारा वो होता है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो होगा हमारा, उसमें वेरिएबल्स हैव पावर्स एज रेशनल नंबर्स। यानी हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उसकी पावर जो है हमारी रेशनल नंबर होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें और पॉलीनॉमियल में डिफरेंस आएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो होगा हमारा, उसमें जितने वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो पावर होती है वो हमारी रेशनल नंबर होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल को कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करके लिख देते हैं तो वो बन जाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 8x³ -4x² y प्लस 14y
+2। ठीक, तो क्या इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, ये हमारे कांस्टेंट हैं, ये हमारे कांस्टेंट हैं, हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं। वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल है, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। ठीक, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, माइनस है, प्लस है, यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये ऑपरेशंस भी हैं। तो ये हमारा जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है 7x³ y² प्लस 2x⁴ x² माइनस 4y² प्लस 3, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कैसे भी लिख दें हम, यानी x और y, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कैसा भी कनेक्शन हो, कैसा भी रिलेशन हो, उनको बस मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके लिख देना है, तो वो हमारा बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म्स की, बात करते हैं टर्म्स की, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये पूरा बेसिक चल रहा है आपका, बेसिक्स को अच्छे से समझ के चलना है, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर बीच बीच में आप अटक जाओगे। ठीक है, अब टर्म क्या होते हैं? तो देखिए, जैसे ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो टर्म क्या होते हैं? हर एक, जैसे देखिए ये आपका ए हो गया 7x³ y², ठीक है, तो ये आपका एक टर्म हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। ये आपका जो 2x² है, और ध्यान रखना कि जो भी नंबर लिखा हुआ है ये, इसके पहले का जो साइन है इसको लेकर चलना है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। ठीक, 4y² है तो उसके पहले माइनस लगा है, तो ये हो गया आपका थर्ड टर्म। ठीक, +3 लिखा हुआ है, ये हो गया आपका फोर्थ टर्म, तो ये हो गया आपका फोर्थ टर्म। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें उसके जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, पार्ट्स का मतलब कि इन पे ध्यान देना आपको, प्लस और माइनस साइन पे, कि प्लस और माइनस से जितने भी पार्ट सेपरेट हैं उन सभी को हम लोग उसका उनके टर्म कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, देखिए प्लस किसको इसको सेपरेट कर रहा है? प्लस जो है हमारा 7x³ y² को और 2x² को सेपरेट कर रहा है, तो ये दो हो गए आपके पार्ट और यही दो हो गए आपके टर्म। ठीक, माइनस, आगे जो माइनस है आपका, यानी सिर्फ प्लस और माइनस पे ध्यान देना है। ठीक है, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल कितना मल्टीप्लाई में हो तो वो अलग अलग टर्म नहीं होते, जो आपका प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो वो आपके टर्म होते हैं। यहाँ पे माइनस है, अब ये माइनस किसको सेपरेट कर रहा है? इसको और इसको, तो ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। फिर आगे प्लस, प्लस के आगे जो टर्म होगा वो आपका अलग टर्म हो गया। फिर आगे प्लस से माइनस कर कोई और टर्म लिखा होता तो आपका अलग टर्म हो जाता। तो ये होते हैं आपके टर्म, यानी प्लस और माइनस से जितने भी अलग अलग पार्ट हैं, जितने भी सेपरेट हैं, वो सभी होते हैं आपके टर्म। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपके 4 टर्म है। ठीक है, अगर एक और एग्जाम्पल लें, 8x⁵ माइनस 4x⁻³ प्लस 10। ठीक, अब इसमें देखिए कितने पार्ट्स हैं, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया। ठीक, माइनस किसको सेपरेट कर रहा है? एक 8x⁵ को, और इधर कौन सा टर्म है आपका? माइनस का 4x³ और इधर कौन सा आपका +10। ठीक, तो इसमें कितने टर्म हो गए आपके? 1 2 3, तो ये हो गए आपके 3 टर्म्स। ठीक, इसमें आपके 4 टर्म्स थे और इसमें हो गया आपके 3 टर्म। तो बस इतना समझना है, इसके डेफिनेशन को नहीं देखना। ठीक है, तो ये हो गया आपके टर्म्स। उसके बाद बात आती है कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे कि कोई ये लिखा हुआ आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, तो जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट में जो भी आपका कांस्टेंट है, जो भी आपके नंबर्स लिखे होते हैं, वही उनके होते हैं कोफिशिएंट। नहीं समझ में आया? देखिए जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो उनके प्रोडक्ट में, उनके मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर लगा हुआ है वही होता है उसका कोफिशिएंट। जैसे अगर इसमें देखा जाए, अगर ये लिखे कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इसमें क्या होगा, तो क्या बताया कि कोफिशिएंट जो होता है वेरिएबल्स के प्रोडक्ट में लगा हुआ नंबर होता है। तो एक्स क्यूब के प्रोडक्ट में कौन सा नंबर लगा हुआ है यहाँ पे 8, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई का इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है आपका 4 नहीं, आपको साइन का भी ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है, हमने बताया ना कि जो टर्म होते हैं उसमें से साइन को भी लेकर चलते हैं। ठीक है, साइन को भी लेकर चलना पड़ता है। तो जो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट सिर्फ 4 नहीं है, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट -4 है। साइन को ध्यान में रखते हुए चलना है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस मान लिए थे, और प्लस को जनरली लिखते नहीं है इसलिए ये हिडन होता है, बट जो भी नंबर लेते हैं उसका साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो वाई कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे प्लस का 14, तो ये हो गया आपका 14। ठीक है, तो चलिए कोफिशिएंट्स तो हो गए इनके। फिर इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जिसमें कि कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है ना। तो देखिए टर्म हैविंग नो वेरिएबल इज टर्म्ड एज कांस्टेंट टर्म बहुत हो गए ना रिफर्ड लिख दीजिए। ठीक है, मतलब देखिए मतलब क्या कि ये तो हो गया आपके वेरिएबल्स वाले। अब वेरिएबल्स के प्रोडक्ट में जो भी नंबर लिखा है वो आपके कोफिशिएंट हो गया। ठीक, बट जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको क्या कहेंगे, उसको भी कुछ ना कुछ कहते होंगे। तो जो ऐसे टर्म जिनमें कि वेरिएबल नहीं होते हैं उसको हम लोग रिफर करते हैं कांस्टेंट टर्म की तरफ। तो ये जो आपका टर्म है ये हो गया, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। तो जिसमें वेरिएबल नहीं लगा है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आते हैं पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। बेसिकली पढ़ना तो हमको पॉलिनोमियल्स ही है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो देखिए पॉलिनोमियल्स भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है ना। यानी अगर लिखें कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग, सिर्फ डिफरेंस होता है पावर का, हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल्स। पावर किसकी होती है, वेरिएबल्स की। हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल्स इज टर्म एज पॉलिनोमियल। यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि जो भी वेरिएबल्स, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों होते हैं। वेरिएबल्स की पावर इसमें क्या होती है, रेशनल नंबर, ध्यान रखिएगा, है ना। तो पॉलिनोमियल में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि इसमें वेरिएबल होती है रेशनल नंबर, सॉरी इसमें वेरिएबल की पावर होती है रेशनल नंबर, और इसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है आपकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। देखिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब कि नेगेटिव ना हो और क्या हो, इंटीग्रल यानी इंटीजर्स हो। तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, इंटीजर होते हैं आपके 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, है ना, एंड सो इनफिनिट। तो देखिए ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए पावर में जो कि नॉन नेगेटिव हो यानी नॉन नेगेटिव ना हो, सॉरी मतलब नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना हो। तो यानी नेगेटिव वालों को छोड़ दें, तो बचा क्या आपके पास 0 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना डेसिमल नहीं लेना, क्योंकि क्या है सिर्फ इंटीजर्स ही हैं, और इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके डेसिमल में नहीं होते, ना कि फ्रैक्शन में होते हैं वो आपके सिर्फ कंप्लीट परफेक्ट नंबर होते हैं, 1 2 3 4 ना, -1 -2 इस तरह। तो नेगेटिव को अगर छोड़ दें तो क्या बचता है आपके पास 0 1 2 3 4 5 इनफिनिट। तो यानी सीधा इनको हम ये भी तो बोल सकते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, 0 से स्टार्ट, कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं आपके कौन से, होल नंबर्स, आपके होल नंबर स्टार्ट होते हैं। तो यानी या तो ऐसे कहें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर या सिंपली हम कहें कि होल नंबर्स, यानी जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी होल नंबर्स।
सीधा सीधा। तो ये समझने में भी थोड़ा आसान रहेगा। अब बुक में तो लिख दिया नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, वो भी आपको समझना चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी अगर सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो यानी जो इसकी पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, इतना सा डिफरेंस है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें वेरिएबल की पावर आपकी रेशनल नंबर होते हैं, और पॉलिनोमियल्स में जो है वही वेरिएबल की पावर आपके होल नंबर्स होते हैं। तो बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। यानी और करके लिख दें कि वेरिएबल्स हैविंग their powers as whole number, यानी उनकी जो पावर होनी चाहिए वो आपकी वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, तो वो एक्सप्रेशन बन जाते हैं आपके पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ठीक है, अब जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस 6, एक लिखा है वाई माइनस 3xy प्लस 7, ठीक। एक लिखा है, बोले जहाँ क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। एक लिखा हुआ है एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3x प्लस 70y, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बताना है आपको इसमें से कौन सा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके x की पावर, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, सब कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी पावर ऐसी नहीं दिख रही है जिनमें कि रेशनल नंबर ना हो, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर आपका इरेशनल नहीं दिख रहा है। और एक मान लीजिए लिखा हुआ है x टू द पावर 4, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से बताना है आपको कि इसमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, कांस्टेंट वेरिएबल का कनेक्शन हो मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और उनकी जो पावर होती हैं, उनकी जो पावर होती हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि वेरिएबल्स हैव देयर पावर्स एज रेशनल नंबर। इस चीज़ को ऐड कर लीजिएगा, है ना, लिखा दिया था वैसे, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, क्लियर रहे। कांस्टेंट वेरिएबल का कनेक्शन हो मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और साथ ही साथ उनकी जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी भी वेरिएबल की पावर आपकी इरेशनल हो, है ना, कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है, इरेशनल कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ये सारे के सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखना ये है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखिए, पॉलिनोमियल में कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। तो हमको सिर्फ होल नंबर ढूंढना है, अगर होल नंबर के अलावा कुछ मिलता है पावर में तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर 3/2। इनमें से अगर कोई भी किसी की भी पावर अगर होल नंबर के अलावा कुछ और मिल गया तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया आपका क्या, एक फ्रैक्शन यानी कि रेशनल नंबर, तो ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी जो आपका पॉलिनोमियल है वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, एक्स की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पावर 1 है, सारे क्या है आपके होल नंबर्स हैं, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा क्योंकि होल नंबर है। यहाँ पे एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 1, वाई टू द पावर 1, ये भी यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे पावर 4, पावर 3 और पावर 1, यहाँ पे भी सब क्या होल नंबर्स हैं, ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इरेशनल नंबर, ठीक है, क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये रेशनल नंबर कहाँ की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है, यानी कि रेशनल नंबर जो है पावर में होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता y टू द पावर √2,
तो जो है आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता। लेकिन रूट टू क्या है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो सारे के सारे हमको रियल नंबर लेके चल रहे हैं, वो चाहे रेशनल हो या फिर इरेशनल हो, ठीक है। तो इससे दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ये चीज़ पावर में होती तब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना होता। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो इरेशनल नंबर है वो आपका पावर में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होगा चलेगा, बस पावर में जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ रेशनल होना चाहिए। किस केस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में, और पॉलिनॉमियल केस में आपका सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से एक बात और निकल के आती है, ये चीज़ और नोट करने वाली है। क्या, देखिए ये सारे के सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं ये क्या है आपके, इसमें से कुछ पॉलिनॉमियल हैं और कुछ पॉलिनॉमियल नहीं है। ये क्या है आपका पॉलिनॉमियल है और साथ ही साथ क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ये आपका पॉलिनॉमियल है, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनॉमियल है, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका पॉलिनॉमियल ना होते हुए भी क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी अगर कोई भी एक्सप्रेशन है तो अगर पॉलिनॉमियल है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा, लेकिन अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनॉमियल ही हो। मतलब कि ऑल पॉलिनॉमियल्स आर algebraic expressions, but all algebraic expressions need not be polynomials। मतलब कि अगर पॉलिनॉमियल है तब तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में आता है कि पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन में ही आता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर हो, जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। तो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो तो जो भी पॉलिनॉमियल्स हैं वो तो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे ही होंगे, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो आपके पॉलिनॉमियल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि पावर जो है वो आपकी जो होल नंबर्स नहीं होंगी, अगर होल नंबर्स नहीं होंगी तो फिर वो आपके पॉलिनॉमियल्स नहीं होंगे, है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों ने ये सीखा है कि पॉलिनॉमियल कहते किसे हैं, उसका जो बेसिक है और वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है ना, उसके एग्जांपल्स कुछ देखे हमने। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, है ना। तो जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपका ये पहला पार्ट है, अभी हो सकता है 1 और 2 पार्ट और बनाने पड़े, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैं, है ना, अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, तो उसको फिर देखेंगे अगले ही पार्ट में, है ना। तो चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में।